92,000 करोड़ का दांव। एक ऐसा द्वीप जहां भारत अपनी समुद्री ताकत साबित करना चाहता है, लेकिन वही जमीन लेदरबैक कछुओं की शरणस्थली भी है। एनजीटी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन क्या यह भारत की इंडो पैसिफिक जीत है या एक इकोलॉजिकल रिस्क? चलिए समझते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी छोर, जहां हिंद महासागर की लहरें सिर्फ तट से नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन से टकराती है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 92,000 करोड़ के ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ट्रिब्यूनल ने 2022 की एनवायरमेंट क्लियरेंस में हस्तक्षेप से इनकार किया, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि सभी शर्तों का सख्त अनुपालन अनिवार्य होगा। और यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट की मंजूरी नहीं, यह भारत के मैरीटाइम विजन 2030 का अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप भी है। कुल मिलाकर यह भारत की मैरीटाइम एम्बिशन और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच सीधी टक्कर है। यह परियोजना ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है, जहां इंदिरा पॉइंट भारत का अंतिम भौगोलिक बिंदु है। यह क्षेत्र 10 डिग्री चैनल के निकट स्थित है, जो अंडमान और निकोबार समूह को विभाजित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, यह स्थान स्टेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब है। आपको बताते चले कि स्टेट ऑफ मलक्का, जो मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है, एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के मध्य परिवहन के समय तथा लागत को कम करने में मदद करता है। इस गलियारे के माध्यम से विश्व के समुद्री व्यापार के लगभग 60% का पारगमन होता है। और यह दो मुख्य एशियाई उपभोक्ताओं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एवं जापान के लिए तेल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। हर दिन हजारों जहाज इस चोक पॉइंट से होकर निकलते हैं। और अब भारत निकोबार आइलैंड पर गलेथिया खाड़ी में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना चाहता है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक स्मार्ट टाउनशिप और एक गैस और सौर आधारित पावर प्लांट स्थापित किए जाने हैं। तो पहले समझते हैं कि ये ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। इसका अर्थ है कि बड़े मालवाहक जहाज यहाँ अपना माल उतारेंगे, जिसे छोटे जहाज आगे ले जाएंगे। और वर्तमान में भारत का लगभग 75% कंटेनर ट्रांसशिपमेंट विदेशी बंदरगाहों, विशेषकर कोलंबो और सिंगापुर के माध्यम से होता है। इसका अर्थ है कि भारत अपनी समुद्री व्यापार क्षमता के लिए दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है। और यदि ग्रेट निकोबार विकसित होता है, तो यह भारत को इंडियन ओशन रीजन में एक मैरीटाइम हब बना सकता है। अब इसके स्ट्रेटेजिक एंगल को समझते हैं। दरअसल पोर्ट ब्लेयर स्थित अंडमान और निकोबार कमांड भारत की पहली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर पर निगरानी रखती है। यह सीधी हवाई कनेक्टिविटी का अर्थ है तेज डिफेंस डिप्लॉयमेंट, तेज डिजास्टर रिस्पॉन्स, बेहतर मैरीटाइम सर्वेलेंस। यह परियोजना सागर सिद्धांत यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, और इंडो पैसिफिक रणनीति का विस्तार है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और साउथ चाइना सी में इसकी बदली सक्रियता के संदर्भ में ग्रेट निकोबार भारत के लिए स्ट्रैटेजिक काउंटरवेट बन सकता है। ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति भारत को समांग इंडोनेशिया, कोको द्वीप म्यांमार और प्रस्तावित क्रा नहर थाईलैंड के निकट लाती है, जो हिंद प्रशांत समुद्री मार्गों में इसकी केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती है। ग्रेट निकोबार कोलंबो, पोर्ट क्लांग और सिंगापुर से लगभग समान दूरी पर स्थित है, जिससे भारत क्षेत्रीय समुद्री व्यापार के केंद्र में आ जाता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष अधिक संवेदनशील है। ग्रेट निकोबार एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यहाँ गलेथिया खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य में लेदरबैक टर्टल के नेस्टिंग साइट्स हैं। यह विश्व के सबसे बड़े समुद्री कछुओं में से एक है। साथ ही यह क्षेत्र कोरल रीफ से समृद्ध है। यह भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है और 2004 की सुनामी ने इसकी नाजुकता को स्पष्ट कर दिया था। साथ ही अनुमान है कि लगभग 8.5 लाख से 58 लाख तक पेड़ों की कटाई से यहाँ रहने वाली शोम्पेन जनजाति की वन आधारित आजीविका खतरे में पड़ सकती है। और यही कारण था कि 2023 में एनजीटी ने एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की। अंततः ट्रिब्यूनल ने परियोजना के स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को स्वीकार किया, लेकिन कड़े पर्यावरणीय सेफगार्ड्स लागू करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि बिखरे हुए कोरल्स का रिलोकेशन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की देखरेख में होगा। आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन 2019 का सख्त पालन किया जाएगा। टर्टल नेस्टिंग साइट की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ट्रिब्यूनल ने कहा कि परियोजना CRZ-1A की अत्यंत संवेदनशील श्रेणी में नहीं आती, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। फॉरेस्ट क्लियरेंस से संबंधित याचिकाएं अभी भी कलकत्ता हाईकोर्ट में लंबित है। यह प्रोजेक्ट भारत के मैरीटाइम सेंचुरी की आधारशिला भी बन सकता है और इकोलॉजिकल कंट्रोवर्सी का प्रतीक भी। अंततः प्रश्न यही है कि क्या भारत इंडो पैसिफिक में अपनी जगह मजबूत करने के लिए जोखिम उठाने को तैयार है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल इस प्रोजेक्ट की असली परीक्षा बनेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा।